खूब पिटाई की है, बच्चों को लात घूंसों से मारा है, मेरे बाल खींचे हैं, बदतमीजी करी है, बहन बेटियों की गालियां दी हैं। बोल रहे हैं सर हम आपके साथ हैं, पर सर डर एक ही चीज़ का लगता है कि हमारे खिलाफ ये केस लगा देंगे। अब बताओ उसका क्या इलाज करे, केस लगा 2 करोड़ की डील हुई है पेपर आउट करने की, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। गांव में 144 लगा दी कि मेरे घर पे बैठ के अनशन करूंगा मैं अपनी पत्नी के साथ में, हमको अलग करके दिखा दे। गोलियों से बमों से नहीं डरे तो इनसे कहाँ डरेंगे, लगा दे जितना जोर लगाना चाहें। और ये लाख करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला है जिसका पैसा दिल्ली तक गया है, ये मेरा सीधा सीधा आरोप है। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। आरएएस, पटवारी, एसआई परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। सगळ्या दर्शकांना राम राम, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू का मां। मेरो नाम है आदर्श और आज आप थान लेके चाल छे जो अपने झुंझुनू का शौर्य चक्र सम्मानित विकास जाखड़ जी ही सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार पिछले कुछ टाइमों लड़ाई लड़ रहे हैं। जी के चालता कुछ दिन पहले वन जयपुर के अंदर पुलिस की हिरासत में भी लियो गयो। बाद झुंझुनू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिम आगे के करने वाला ही बस सारी जानकारी आपन देंगे। तो वह पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वह मैं थाना भी दिखा जलको झुंझुनू का माध्यम हूँ। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, आप सभी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। पहले मैं थोड़ा सा इसके जो पीछे घटनाक्रम हुआ था जयपुर, तो उसकी चर्चा करना चाहूँगा। जैसा आपको पता होगा राजस्थान में जो भी लगभग 1 साल से राजस्थान में जो भी भड़कियाँ हो रही हैं उसमें बड़े लेवल पे घोटाले हो रहे हैं और प्रायोजित तरीके से घोटाले होते हैं। ऐसा नहीं किसी एक नकल माफिया ने घोटाले करवाए हैं या पेपर लीक करवाए हैं, उसमें सरकार का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। तो उससे हाथ होकर मैंने इस्तीफा दिया था और जयपुर में सबसे पहले मैंने 21 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। तो पत्र मेरे पास में आपको बाद में दे दूँगा। उस पत्र में पूरा मैंने जो प्रकरण है वो उसमें 4 जनवरी को जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आह्वान किया था कि 6 तारीख को शहीद स्मारक पर हम धरना देंगे। तो 5 तारीख को हमने कमिश्नरेट में परमिशन के लिए लेटर दिया, तो उन्होंने हमको वो मना कर दिया, जो शहीद स्मारक में धरने की अनुमति नहीं देंगे जबकि तब तक धारा 144 नहीं लगी थी। 100 व्यक्तियों के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन दे रहा था, पर प्रशासन ने घबरा के हमको अनुमति नहीं दी। जो गाइडलाइन आई थी वो 5 तारीख की रात को आई थी। तो हमने पहले से हमारा जो प्रोग्राम था वो फिक्स था। प्रोग्राम के अनुसार हम 6 तारीख को शहीद स्मारक गए। धीरे धीरे जो विद्यार्थी हैं, युवा, वो आ रहे थे और पूरा प्रोटोकॉल था। आपको मैं फोटोग्राफ दिखा दूंगा जिसमें पुलिस वालों से हम बात कर रहे हैं। पुलिस वालों ने हालांकि मास्क नहीं लगा रखा, हमने फिर भी मास्क लगा रखे थे और न भीड़ थी, प्रॉपर डिस्टेंस था, पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था। अचानक कुछ मीडिया के बंधु आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया और अचानक पुलिस के एक डीसीपी आए और उनके साथ में भारी पुलिस का जमावड़ा था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पहले भाई कि आप यहाँ से चले जाइए, जो भी है, उन्होंने कोई हमको पहले इंडिकेट नहीं किया। अचानक हमारे बच्चों को वो पकड़ के बस की तरफ ले जाने लग गए। तो मैंने बीच में उनको रोका कि आप बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो, ये बेचारे, इनको आप गला भी घोट दिया, इनको आप बोलने भी नहीं दे रहे हो। तो फिर उन्होंने मेरे भी यहाँ से कॉलर पकड़ के और बस की तरफ घिसते हुए ले गए। बस के अंदर ले जाके खूब पिटाई की है, बच्चों को लात घूंसों से मारा है, मेरे बाल खींचे हैं, बदतमीजी करी है, बहन बेटियों की गालियाँ दी हैं, लाठियों से पेट पे मारा है, मोबाइल छीन लिए गए। एक पत्रकार थे, उनका मोबाइल छीन लिया, उनने जो वीडियो बनाया था वो वीडियो डिलीट कर दिया। को मारा भी, थाने में ले जाके हमको नीचे फर्श पे बैठा दिया और जितनी धमकियाँ वो दे सकते थे वो सारी धमकियाँ उन्होंने दी। तो उससे साफ मतलब चल रहा था कि पुलिस अपने लेवल पे कुछ नहीं कर रही, ऊपर से पुलिस को इशारा था, मुख्यमंत्री के लेवल से पुलिस को पूरा गाइड किया जा रहा था कि इनके साथ क्या करना है। और मैं वही देख रहा था कि 6 तारीख को आप कोई भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम देखिए या राजस्थान में कहीं भी आप नज़र डाल के देखिए, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई है पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 आदमी 50 आदमी यदि सरकार की नीतियों के खिलाफ, के घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनका सरकार दमन करती है। तो यही उन्होंने किया। हमको विद्यार्थियों को बोला कि आपके खिलाफ ऐसे केस लगा देंगे, आप क्या आंदोलन करोगे, फिर पढ़ते रहना ज़िंदगी भर, नौकरी तो भूल ही जाना। इस तरह की धमकी दे के विद्यार्थियों को डराते हैं ये लोग। वो पूरा खेल मुझे समझ में आया कि आखिर विद्यार्थी रोड पे क्यों नहीं आ पाता, आंदोलन में क्यों इतनी जो संख्या वो नहीं आ पाती उनकी। यदि उसको आप केस उस पर लगा दोगे, तरह तरह की धाराएं लगा दोगे, तो वो बेचारा कहाँ से आएगा। घर वालों का प्रेशर ऊपर से होता है। कोर्ट में मामला चला गया किसी भर्ती का, तो कोर्ट में विद्यार्थियों के पास में इतना पैसा होता है, कहाँ से इतना लाखों रुपए कलेक्ट करके वकील को फीस देंगे, तो वहाँ पे केस स्टैंड नहीं कर पाता।
ये बहुत सी समस्याएं हैं, इसका सरकार लाभ उठाती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे रिट का पेपर आउट हुआ, आप लोगों ने पूरे ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई, सबूत पुटअप किए, पर विद्यार्थियों का आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता हुआ सरकार को नज़र आया, उसमें फूट डालना शुरू कर दिया। ये 50,000 जो पद बढ़ाने की बात थी रिट में, ये सरकार के द्वारा ही प्रायोजित थी, उन्हीं के एजेंट थे, उनके द्वारा मांग उठाई गई ताकि आंदोलन टूट जाए। उसके बाद में BSTC और BEd वालों की लड़ाई करवा दी कोर्ट में, थोड़ा सा वो शांत हुआ, विद्यार्थी फिर से लामबंद होना स्टार्ट हुए, तो 20,000 जो पद है वो मई में, रिट के जो पद है वो मई में सर्जित करने की बात कही गई। तो वो इकट्ठा होने नहीं देते विद्यार्थियों को, कि जो उसका संगठन है, उनकी एकजुटता है, उसको तोड़ते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि विद्यार्थी परेशान नहीं है, बहुत आक्रोशित है, बहुत ज़्यादा रोष है उनमें, और अपनी बात वो जिस जरिए से भी कह सकते हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। मेरे पास हर ज़िले से, राजस्थान से बाहर से फ़ोन आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, आपके MP से आए, मुंबई से फ़ोन आए। राजस्थान के ऐसा कोई ज़िला नहीं जहाँ से मेरे पास में 100 फ़ोन नहीं आए, सारे फ़ोन तो पिक भी नहीं कर पाया मैं, और बोल रहे हैं सर हम आपके साथ हैं, पर सर डर एक ही चीज़ का लगता है कि हमारे खिलाफ़ ये केस लगा देंगे। अब बताओ उसका क्या इलाज करे, केस लगा। ये मतलब दमनकारी इनकी नीति है, अपने ही बच्चों पे, अपने राज्य के बच्चों को, इन्हीं के संतानें हैं ये, इन्हीं पे वो केस लगा रहे हैं, इन्हीं का दमन कर रहे हैं। तो सरकार आखिर करना क्या चाहती है? ये किस तरह का लोकतंत्र है? मतलब आप भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार भी करें और उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाने दें। साथियों, अभी जो 1 साल में पहले लाइब्रेरियन की भर्ती में घोटाले हुए, उसमें SOG जांच कर रही है, SOG की रिपोर्ट नहीं आई और वो नियुक्तियाँ दे रहे हैं। जेएन में नियुक्तियाँ दे रहे हैं, SOG की जांच रिपोर्ट नहीं आई है, वो नियुक्तियाँ दे रहे हैं। राजस्थान SI की 3 दिन लगातार एग्जाम चली है, 13, 14, 15 सितंबर। बीकानेर से पेपर जो है वो व्हाट्सएप से जाता है पाली, वहाँ से सोल्व होके आता है हमार सीट वापस बीकानेर, आपकी जो है उस पर मोबाइल पे वायरल होता है। जयपुर में एक सेंटर से मोबाइल की पूरी फुटेज वायरल होती है ओमार शीट भरते हुए। 13 FIR दर्ज हुई हैं, SOG की जांच चल रही है, और अभी उसमें इन्होंने फिजिकल के लिए डेट डिसाइड कर दी। कभी भी जो आप देखो SI की जो पहले परीक्षाएं हुई हैं उसमें पूरी प्रक्रिया वो 4-4 साल चली हैं। पहली बार है तो वो इतनी फास्ट प्रक्रिया चल रही है कि इनको इतनी जल्दी है कि जल्दी से जल्दी 1 साल में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करके नियुक्तियाँ दे दी। ऐसे रिट में हुआ, रिट 26 सितंबर को रिट का पेपर हुआ। उससे पहले न्यूज़पेपर में आई कि 100 करोड़ की डील हुई है पेपर आउट करने की, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेगी। फिर पेपर आउट होने की हर न्यूज़पेपर में छपा है, सबूत पेश किए गए सरकार के सामने, पर सरकार ने नहीं माना। उसके बाद में 27 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री डोटासरा कहते हैं कि यदि कोर्ट की अड़चन नहीं हुई तो लगभग 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। कोर्ट की अड़चन तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन में ख़त्म हो गई, 5-6 दिन में तुरंत रिट का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया दिवाली से पहले, जब लगातार कोर्ट की छुट्टियां थी। उसके बाद में अब देखिए आप, अब ये फॉर्म भरवा रहे हैं रिट के। पहली बार है कि सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं रिट में, जो विद्यार्थियों जो पास हो गए हैं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, बिना सर्टिफिकेट के फॉर्म भरवा रहे हैं। तो इससे क्या मतलब आप अंदाज़ा लगाओगे? इनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना दबाव है, कहीं से CBI इंक्वायरी का प्रेशर आ गया जनता की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से, तो हमको माननी पड़ गई, तो हमको लेने के देने पड़ जाएंगे। शिकंजा है वो उन तक जाएगा, इसलिए फटाफट ये प्रक्रिया को कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। काफ़ी मुलाकात किया उन लोगों ने, सब ने बोला कि सर आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मैंने उनसे ये कहा भाई आप लोग, अभी धारा 144 लगी है, हमने जयपुर राजधानी से लड़ाई शुरू करी और इस लड़ाई को हम गांव तक ले जाएंगे। मेरा गांव जाखड़ों का बास, छोटा सा गांव है, 200 के आसपास आबादी है, तो ये लड़ाई जो है हम शहर से लेके गांव गली गली तक की लड़ाई ले जाएंगे। अब मैंने फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, यदि वो नहीं मानते हैं इन 3-4 दिनों में, तो 17 तारीख को मैं अपने गांव में आमरण अनशन का आह्वान कर रहा हूं मीडिया के सामने। मैंने घर पर चर्चा की मेरे माता पिता से, मेरी वाइफ से। मेरी वाइफ ने बोला मैं आपको नहीं बैठने दूंगी, मैं भी आपके साथ बैठूंगी। तो मेरे साथ भी मेरी जो पत्नी है वो आमरण अनशन पर बैठ रही है 17 तारीख को। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 10 साल की सर्विस से पहले यदि हम सर्विस छोड़ते हैं तो हमको जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, हमारे जो प्रशिक्षण का कुछ चार्जेस होते हैं जो हर 1 साल से 10% लेस होते जाते हैं, तो वो मैंने 4,25,153 रुपये वो मैंने डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिए हैं और वो अंडर प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। चूँकि मुख्यमंत्री जी का पूरा उनके सर पे हाथ है, बिना मुख्यमंत्री जी की परमिशन के वो नहीं कर सकते। और ये लाख करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला है जिसका पैसा दिल्ली तक गया है, ये मेरा सीधा आरोप है।
मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, जिसने कांग्रेस को भी वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, दूसरी पार्टी को वोट दिया है। ऐसा तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के जो मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति के पास ही पेपर पहुंचा है। सभी लोग पीड़ित हैं, तो इसमें पार्टी का जो रूप देना है मैं उसको सही नहीं समझता। लगभग पूरे साथ हैं, पर अब मैं आप पूछोगे सर रोड पे कितने हैं, तो वही जो एक डर, एक दहशत है, केस उनके खिलाफ केस कर देना, उनका करियर ख़राब कर देना, उस डर की वजह से विद्यार्थी आ नहीं पा रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप मूवमेंट, आप सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाइए। अभी कोविड अभी आ रखा है, धारा 144 लगी, कहीं नहीं लगी है, और ओमिक्रॉन फैल रहा है। तो हम एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा भी कर्तव्य है। तो मैं, सरकार मुझे कहाँ से उठा ले, वहाँ तो 144 का हवाला दे के मुझे उठा लिया, मेरे गाँव से उठा ले मेरे को, गाँव में 144 लगा दी कि मेरे घर पे बैठ के अनशन करूँगा मैं अपनी पत्नी के साथ में, हमको अलग करके दिखा दे। पहले आपको मतलब अपना डर, मन का डर है वो निकालना पड़ेगा। सरकार जो है हमारे ही वोट से बनती है, ये कोई खुदा नहीं है, राजशाही नहीं है यहाँ पे। यदि इनको वापस सत्ता में आना है तो हमारी बातों को मानना ही पड़ेगा। मैं विद्यार्थियों को ये कहता हूँ कि अपने मन का डर निकालिए, आप बाहर निकलिए। यदि आप संगठित होकर बाहर निकलेंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, सरकार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। 1, 2, 3, 4 निकलेंगे तभी आपके ऊपर भय दिखाते हैं। हर वैकेंसी पे कुछ न कुछ दाग है, उन पे संदेह है। तो ऐसा कोई भी वैकेंसी, कोई भी है ना भर्ती नहीं है जो पूरी तरह पाक साफ है। आप देख लीजिए, इसमें आरएस में भी जो इंटरव्यू है, जो अपने खास मंत्री जो हैं अपने खास रिश्तेदारों को उसमें अच्छे नंबर दिलवाते हैं, ये आरोप लगे, आपके द्वारा लगे हैं। तो एक पूरे तंत्र को बदलने की आवश्यकता है। इसमें यदि अब हम रेट की लड़ाई लड़े, मान लो फिर 1-2 महीने बाद में फिर एग्ज़ाम हुई, उसमें फिर धांधली हुई, फिर उसकी लड़ाई लड़े, तो विद्यार्थी तो रोड पे रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा, पढ़ाई कब करेगा। तो हमने एक कमेटी की मांग की है कि एक ऐसी कमेटी बने ईमानदार आदमी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, जो पूरा कहाँ से लूप होल्स हैं, यानी कि एक परीक्षा का पेपर सेट होता है, तो उसमें आप देखो परीक्षा का पेपर सेट होता है तो उसमें 11-11, 12-12 क्वेश्चन डिलीट करने पड़ते हैं, प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं। तो क्या हमारे पास इतने एक्सपर्ट जो हैं पेपर सेटिंग के लिए वहाँ पे प्रोफेसर नहीं है? वहाँ से लेकर जहाँ पे पेपर छपता है, पेपर छपने के बाद में मेन सेंटर तक सप्लाई होता है, मेन सेंटर से फिर जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉपियाँ अलग अलग सेंटरों पे, GPS नहीं है, ट्रैकर होना चाहिए हमारे पास। जो पेपर जाते हैं, जो कई जगह आप देखो, कई जो जैसे नीट वगैरह के पेपर होते हैं, तो इनमें वो होता है डिजिटल लॉक होता है, जैसे आपके एक बॉक्स में पेपर रख दिए जाते हैं और जब वो लॉक खुलता है तो एक मैकेनिज्म होता है, उसमें पता चल जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, कितने बजे वो लॉक खुला है। तो ऐसे हाईटेक तरीके सरकार अपना सकती है। ओमार सीट है, अच्छा पेपर लीक हो गया ये सबको पता है, पर बैकडोर से ओमार सीट भरवा के लोग सिलेक्शन करवा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। हर 5-7वें दिन ऐसे मतलब एजेंट पकड़े जाते हैं जो झांसा देते हैं कि आपकी ओमार सीट भरवा के हम आपको सेलेक्ट करवा देंगे, आपको सिलेक्शन करवा देंगे। यदि ग्राउंड में है तभी तो वो लोग कर रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे आप? तो पूरी जो ट्रांसपेरेंसी और निष्पक्षता के लिए और पूरी विश्वसनीयता के लिए एक पूरी कमेटी बने और पूरा अनुसंधान करे, पूरी उसका एक शोध करे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और बड़े सुधार के लिए फिर जो उसके रिकमेंडेशन है उसको गवर्नमेंट कड़ाई से लागू करे। पुलिस का दबाव तो है ही। शुरू में जैसे मैं वो रिज़ाइन का डिसीजन लिया तो मेरी पत्नी के जो वर्क प्लेस पे हॉस्पिटल पे पुलिस का SHO आया, थाना प्रभारी आया। उसका क्या मतलब है मेरी पत्नी से पूछताछ करने का? आप बताइए, क्या क्राइम किया है उसने कोई? मेरी पत्नी ने बोला कि आप मुझसे बात मत कीजिए, मेरे पति के नंबर लीजिए, आप ये घर का एड्रेस है, वहाँ जाइए, उनसे बात कीजिए। वो मुझे फ़ोन करते हैं कि हमारे जो एक सीनियर, नाम नहीं लूँगा, DIG हैं, वो उन्होंने आपको बुलाया है। मैं क्यों जाऊँ DIG के पास में? यदि मैंने कोई क्राइम किया है तो आप थ्रू मतलब आपका जो लीगल जो बनता है उस प्रोसेस के उसके ऊपर मुझे ले जाइए, जहाँ ले जाना, जेल में डाल दीजिए, जेल में ले जाना है। तो आप लोकतंत्र में गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना कहाँ गलत है? आप यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे? रही बात कामयाबी मिलेगी ना मिलेगी, कम से कम लड़ाई तो लड़े, वो बात की बात है। लोग धीरे धीरे अवेयर होंगे, एकजुट होंगे, लोगों का डर निकलेगा, भय निकलेगा, तो वो कामयाबी भी हमको मिलेगी। सरकार पे कम से कम एक प्रेशर तो बनेगा। तो मैं तो अपनी मांग पे अडिग हूँ, जहाँ तक जाना पड़े मैं तो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुका हूँ, और जो लगाना होगा सब कुछ लगा दूंगा, पर पीछे नहीं हटूंगा। सरकार को ये भी कहना चाहूँगा, जितना डराने की कोशिश करे, गोलियों से, बमों से नहीं डरे तो इनसे कहाँ डरेंगे? लगा दे जितना जोर लगाना चाहें। के पास इतनी मशीनरी है, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स हमको बोल रहे थे कि तुम सरकार से कहाँ टकरा रहे हो, तो पहाड़ है, नेस्त नाबूद हो जाओगे सरकार के सामने। सरकार का पावर, इतनी मशीनरी है सरकार के पास में, इतना संसाधन है, तुम अकेले आदमी, तुम्हें जो होगा देखा जाएगा। आप अपना जोर लगाइए, हम अपना जोर लगाएंगे। मैं युवाओं से ये अपील करूँगा कि हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं,
तो जो भी जरिया हो उस जरिए से मतलब सोशल मीडिया से हम जुड़ेंगे, बात करेंगे और उस मोमेंट को गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले तक ले जाने की कोशिश करेंगे और सरकार पे एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे, ताकि हमारी नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, मुझे कोई नौकरी नहीं लगना राजस्थान सरकार में, ठीक है, मेरी पत्नी भी नौकरी में है, मैं भी नौकरी में था, अच्छी हमारी ज़िंदगी चल रही थी। पर जो भावी हमारे जो बच्चे हैं, गार्जियन, मेरा छोटा बच्चा है, मुझे आज उसकी चिंता है, कल बड़ा होगा वो कहाँ जाएगा, और स्टूडेंट तो हैं ही। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी जो रिट की हम लोग बात करते हैं कि 15,000 या आधे जो 20-10,000 जितने भी हैं पेपर आउट करवा के या ओमार सीट बैकडोर से भरवा के सेलेक्ट हुए हैं, वो लोग ही इसमें सिस्टम में आ जाएंगे तो पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देंगे, सड़ा देंगे, पूरा एजुकेशन सिस्टम है तबाह हो जाएगा। किसको पढ़ाएंगे? गरीब बच्चे को। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चा, गांव तबके का गरीब बच्चा। अब उसका आप ये देखिए, एक जो टीचर होता है वो औसतन एक साल में 100 बच्चों को पढ़ाता है। अब वो एक साल में 100 बच्चों को पढ़ाता है तो 30 साल की सर्विस उसकी हम मानते हैं, एवरेज 30 साल की सर्विस में वो कितने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देगा? 30,000। और ऐसे लगभग 10 से 15,000 टीचर यदि इस सिस्टम में आ जाएंगे तो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये कोई सोच ही नहीं रहा, इस पहलू पे कोई बात ही नहीं कर रहा। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर घूस लेके वो सब इंस्पेक्टर बनेगा, फिर कल सब इंस्पेक्टर बन के घूस लेते हुए पकड़ा जाएगा, फिर घूस दे के वापस छूट जाएगा। ये सिस्टम चलता रहेगा। तो फ़ोन आया, मैं आप बात करवा दूंगा उनसे कि सर बोले मैंने पूरा जो सिस्टम है कहाँ इन्होंने एक पूरा तरीका निकाल रखा है पेपर आउट करने का और ये धांधलियों का। मैं मंत्री के पास गया तो मुझे 9 दिन जेल में डाल दिया उन्होंने। 9 दिन जेल में रह के आया वो आदमी। बोले सर मेरे तो पीछे कोई खड़ा नहीं है। अब मेरे को तो ऐसा है, उन्होंने किनारे लगा दिया। आज मैं किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में उसमें पढ़ा के अपना गुजारा कर रहा हूँ, पर सर बोला आपके पीछे मैं खड़ा हूँ। तो किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये तो पूरी कोशिश करेंगे, की भी इन्होंने, आगे भी करेंगे, पर हम नहीं घबराएंगे। तो न केंद्र सरकार में हुई, न पंजाब सरकार में हुई, न MP सरकार में हुई, न बिहार सरकार में हुई, न वेस्ट बंगाल सरकार में हुई, तो उनकी बात ही क्यों करना? हुई होगी तो मेरा इतना कद है नहीं कि मैं वहाँ जाके लड़ूँ। पहले अपना घर तो सुधारूँ मैं। वीडियो की शौक लाग्यो नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। झलको झुंझुनू देखता रहो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, थारों कोई वीडियो नहीं छूटे। एक लेकिन जो बेल आइकन है बिन भी दबाओ। जय हिंद, जय झुंझुनू।